condolences to the family. तो आप सुन रहे थे यहाँ ममता बनर्जी साफ साफ कह रही हैं सोशल मीडिया और अदर पार्टीज के लोगों से ये जानकारी मिली थी कि अजीत पवार बीजेपी छोड़ने वाले थे और इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दूं कि शिंदे और ममता बनर्जी के अलावा कांग्रेस, एनसीपी और आरजेडी ने भी इस विमान हादसे की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी कहा है कि राजनीति में स्पष्ट बोलने की कीमत चुकानी होती है। पता नहीं अजीत पवार को कितनी चुकानी पड़ी होगी, ये बात राज ठाकरे ने कही है। अब असल में क्या हुआ ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चलेगा दोस्तों, लेकिन जिस तरह से ऐसी किसी भी घटना पर बदला लेने का शक गहराता है या किसी साजिश की बू आती है, उससे ये सवाल भी उठता है कि देश की सियासत में कितनी गिरावट आ चुकी है। बहरहाल अजीत पवार के निधन ने सबको झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री समेत तमाम दलों के नेता शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कोई उन्हें अच्छा मित्र और साथी बता रहा है तो कोई उम्दा प्रशासक। प्रियंका गांधी ने अजीत पवार के निधन पर क्या कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। सुप्रिया सुले से इन्होंने बात की और अजीत पवार की पत्नी से भी बात की है। यहाँ प्रियंका गांधी शोक संवेदना व्यक्त कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मसले पर क्या कहा है, जरा उनको भी सुनिए। क्या है मोरर रेस, सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। तो सुना आपने, छोटा प्लेन था, ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होनी चाहिए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए उनको। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। आज से बजट दुखद घड़ी है, कह रहे हैं यहां अखिलेश यादव। फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, एनसी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज जब सुबह को मैंने ये सुना, मुझे ये लगा कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सपूत, जिन्होंने महाराष्ट्र की तकदीर को बदलने की कोशिश की, वो आज उस जहाज के एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कोई भूल नहीं सकता, मगर फिर उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता जिसे हम अल्लाह कहते हैं। बहुत इनको पुणे जाना था, जहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, मगर तकदीर ने साथ नहीं दिया। मैं तो सिर्फ अजीत पवार साहब के ख़ानदान के साथ ही नहीं, बल्कि शरद पवार साहब के ख़ानदान के साथ भी इस दुर्घटना की मैं अफसोस करता हूं और अल्लाह से ही दुआ करता हूं कि अजीत पवार साहब के आत्मा को शांति मिले और सारे ख़ानदान को हिम्मत मिले ये बर्दाश्त करने की। आज भारत का एक सपूत जो है वो इस दुनिया से चला गया। तो भारत का एक सपूत चला गया, यहां कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। दोस्तों, अजीत पवार का यूं चले जाना उनके परिवार के लिए तो एक बड़ा झटका है ही, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर केंद्र तक की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये कैसे समीकरण बदलेंगे, इसकी चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। एक तो बारामती से विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिसमें अब पवार परिवार से किसको मौका मिलता है ये देखना होगा। पिछले चुनाव में तो अजीत पवार ने अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार को हराया था, जो शरद गुट से थे, और लेकिन अब क्या भाजपा पवार परिवार में, इसके गढ़ में
सेंधमारी की कोशिश करेगी, ये भी देखना होगा। इस बीच सवाल शरद पवार पर भी उठ रहे हैं कि क्या वो महायुति में शामिल एनसीपी के बाकी नेताओं को अपनी तरफ मिलाकर भाजपा को धक्का देंगे, या फिर महाविकास अघाड़ी छोड़कर खुद भी महायुति का हिस्सा बन जाएंगे। उनका उप मुख्यमंत्री पद खाली होने से क्या उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार, जो अजित पवार की पत्नी हैं, क्या उनको यह मौका मिलेगा, या उनके बड़े बेटे पार्थ पवार को भाजपा अपनी तरफ कर इस पद पर बिठाती है, या प्रफुल्ल पटेल जैसे वरिष्ठ नेता को यह मौका मिलता है। बहुत सारे समीकरण यहां ओपन हो गए हैं अजित पवार के नहीं रहने से। सबसे बड़ी बात कि अजित पवार के पास जो ओरिजिनल एनसीपी है उसका क्या होगा। अभी नगरीय निकाय चुनाव में अजित पवार ने शरद पवार के साथ हाथ मिला लिया था और एनसीपी के दोनों गुटों का साथ आना बीजेपी को काफी खला भी था। ऐसे में क्या अजित पवार के न रहने से एनसीपी एक होगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र में भी समीकरण क्या बदलेंगे, यह देखना होगा। अभी आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले शुरुआत की पहली बाइट आपने एकनाथ शिंदे की सुनी। एकनाथ शिंदे के बोलने, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के हाव भाव से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, थोड़ा सा सहमे हुए, डरे हुए ये नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा है, ये जरा सोचने की बात है। आगे इस पर विश्लेषण हम करेंगे। अजित पवार के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा शून्य तो बना ही है, एक बड़ा वैक्यूम तो बना ही है, लेकिन इस राजनीति में बहुत सा गुणा भाग होना अभी बाकी है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि अजित पवार की मौत का पूरा सच बीजेपी के सामने लाएगी, या उस पर सवाल उठते ही रहेंगे। अब एनसीपी का भविष्य क्या होगा, अजित पवार के निधन का पूरा सच क्या है, यह जानना चाहेगा पूरा देश। और महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है, बड़ा उलटफेर। आइए इसकी चर्चा करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं आज इस अपने इस न्यूज़ पॉइंट में। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कुछ वरिष्ठ साथी। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं हमारे साथ हमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। आप चारों का स्वागत है। इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो इस कार्यक्रम के लिए जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आज हालांकि संसद का जो बजट सत्र है उसकी भी शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत में अपना अभिभाषण दिया। उस अभिभाषण में भी हंगामा हुआ। हंगामा इसलिए क्योंकि उन्होंने वीवी जी राम जी की वहाँ तारीफ के कुछ चंद लाइनें कही। उसके बाद विपक्ष ने उस पर पलटवार किया और शोर शराबा हुआ। हमारे साथी शकील जी वहाँ मौजूद थे, वो बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज संसद की बातें तो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है अजित पवार के नहीं रहने से देश की सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है, इस पे चर्चा करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूँ, डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूँ। कैसे देखते हैं, क्या कुछ समीकरण बनते बिगड़ते आप देख रहे हैं? क्योंकि निधन हो गया, जांच होगी, ये सारी चीजें हम सब जान रहे हैं। सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। निधन हो गया, जांच होगी, सारे बड़े जितने भी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मैक्सिमम लोगों ने, यहाँ आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी जांच की मांग की है। सब ने मोर और लेस, और होनी भी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए कि आखिर कैसे हो गया ये इतना बड़ा हादसा। 5 के 5 लोग जितने सवार थे सब, जबकि उस एयरलाइन जिस कंपनी की वो का जो प्लेन है, जहाज है, चार्टर विमान, उस कंपनी का कहना है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। पायलट भी बहुत अच्छे थे, होनहार और अच्छे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्यों हुआ, इस पर सवाल उठते हैं। लेकिन सवाल इसके बाद और खड़े होते हैं, जरा उसकी चर्चा करें। राजीव जी, निश्चित तौर पर कोई भी हादसा हो तो उसकी जांच होनी ही चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे देश में पिछले 10-12 सालों में समाज के मानस में गहरे बैठ गई है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी ऐसा कोई हादसा होता है, भले वो सचमुच में सिर्फ दुर्घटना भर ही हो, लेकिन लोग संदेह करने लगे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर पिछले कई सालों में हुई तमाम सारी और दूसरी घटनाओं को याद करते हैं। अभी जो अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री उसमें थे, विजय रूपाणी। फिर सीडीएस की बात होती है, उनकी भी मृत्यु ऐसे ही हादसे में हुई। गोपीनाथ मुंडे का दिल्ली में
सड़क दुर्घटना में निधन हुआ। तो कई सारी घटनाओं को जोड़कर लोग उन परिस्थितियों का आकलन करने लगते हैं, क्रोनोलॉजी बताने लगते हैं कि इस घटना से पहले क्या क्या हो रहा था, और उसके चलते लोग संदेह करते हैं। यद्यपि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, हम किसी भी तरह की साजिश की थ्योरी, षड्यंत्र की थ्योरी को रेखांकित नहीं करना चाहते जब तक कि सरकार या एजेंसियां ये साबित न करें, कोई जांच न हो जाए। लेकिन आप कैसे भूल सकते हैं कि आज से सिर्फ 5 या 7 दिन पहले इस तरह की खबर सामने आई थी कि अजित पवार वापस लौटना चाहते हैं, महाविकास अघाड़ी में शरद पवार के पास आना चाहते हैं। कैसे भूला जा सकता है कि इससे थोड़े दिन और पहले उन्होंने कहा था कि मुंबई में बीजेपी चौथ वसूली करती है, उन्होंने कहा था कि बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल उनके पास है। आप कैसे भूल सकते हैं कि इसके और थोड़े से दिन पहले उन्होंने कहा था कि जो लोग मुझ पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते थे, आज वे मेरे साथ सत्ता में हैं या मैं उनके साथ सत्ता में हूं। ये सारी घटनाएं ये बता रही हैं कि बीजेपी के साथ उनके रिश्ते सहज नहीं बचे थे। हम फिर दोहरा देते हैं कि ये सारे बयान, ये सारी खबरें, उनका एक पार्टी के साथ छोड़कर अपनी मूल पार्टी में वापस लौटना, ये राजनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं और इनका इस हादसे से कोई संबंध नहीं ही होगा, ऐसा मानते हैं जी। लेकिन देश भर से बड़े बड़े लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, तमाम लोगों ने मांग की है जांच की। तो जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही इस पर हम कोई टिप्पणी करेंगे। लेकिन इतना एहतियात तो होना ही चाहिए कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं न हो। अब जहां तक सवाल उनके न रहने के बाद का है, महाराष्ट्र की राजनीति या देश की राजनीति पर उसका क्या असर होगा, तो इसका आकलन करते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि हालिया स्थानीय निकायों के चुनाव में अजित पवार को 741 या 750 के आसपास सीटें मिली है महाराष्ट्र में, अच्छी खासी संख्या है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी उनके पास 41 या 40 विधायक हैं। पार्टी जब टूटी थी तब चुनाव आयोग तक इसकी लड़ाई लड़ी गई। आयोग ने अजित पवार की एनसीपी को ही असली एनसीपी माना था। इस तरह के जो धड़े होते हैं, इस तरह की जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक नेता पर केंद्रित होती हैं, उस नेता के व्यक्तित्व, उसकी छवि, उसकी जमीनी पकड़ पर, ऐसी पार्टियों पर नेता के न रहने का बड़ा असर होता है। आप जयललिता की पार्टी को याद कर लीजिए, जयललिता के न रहने के बाद आज उस पार्टी की क्या दशा है। हम उस पार्टी के किसी नेता का नाम भी नहीं जानते, अगर कम से कम मुझसे पूछा जाए तो मैं नहीं याद कर पाऊंगा। तो अब ये बड़ा धर्म संकट महाराष्ट्र की राजनीति में होगा कि अजित पवार की पार्टी के जो विधायक हैं, जो नगर सेवक हैं, वे किस तरफ जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इसे एक माकूल मौका समझकर पूरी पार्टी को हड़पने की कोशिश नहीं करेगी? क्या बचे हुए विधायक अपने नेता के जाने के बाद पार्टी के मूल संस्थापक शरद पवार की तरफ लौटेंगे? ये भविष्य के सवाल हैं, इनके उत्तर आने वाला कल देगा। लेकिन इस उथल पुथल से दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति पर भी कुछ न कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में 41 विधायक उधर चले जाते हैं तो वहां कुछ न कुछ हलचल मचेगी, उसका असर दिल्ली पर भी हो सकता है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी जल्दी है, ये शोक की अवधि निकल जाए। अभी विधायकों से इस तरह के न तो सवाल कोई पूछ रहा होगा कि वे किधर जाएंगे, किसे अपना नेता मानेंगे, या इस सरकार में ही पार्टी बनी रहती है तो ये उप मुख्यमंत्री का पद बचे हुए 41 विधायकों में से किसके हिस्से में आता है, ये अभी आने वाले दिनों में देखना होगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी राजनीति अभी देखना बाकी है। लेकिन ये महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ चल रहा है, जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, फिर शकील जी, सुनील जी, आप सबके पास आता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, हालांकि इसकी सेकेंड राउंड में हम लोग जरा और बृहद रूप से विस्तार से जरा चर्चा करेंगे, देश के सियासत पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है, क्या कोई बड़ा उलटफेर हम देखने वाले हैं आने वाले समय में, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो डिमांड हो रही है, हादसा नहीं साजिश,
हादसा या साजिश, ऐसी इसकी जांच होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे ने भी कहा है, उन्होंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जांच तो होनी चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं प्रशांत जी? देखिए, जो मीडिया में रिपोर्ट अभी तक है वो तो इशारा करती हैं कि विजिबिलिटी का इशू था या कोई ऑपरेशनल इशू था, क्योंकि उस जहाज ने जिसको कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन संभावी पाठक चला रहे थे, इन दोनों ने दूसरे अटेम्प्ट में लैंड करने की कोशिश की। एक अटेम्प्ट हो चुका था, एक लूप वो ले चुके थे। तो और बारामती का एयरपोर्ट कमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ एटीसी की टावर नहीं है, वहाँ जो फ्लाइंग क्लब है या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके ही पायलट या इंस्ट्रक्टर्स जो है वो एटीसी काम करते हैं। तो ऐसी कोई सुविधा वहाँ नहीं थी। लेकिन चिंता की बात क्या है राजीव जी? चिंता की बात यह है, देश की राजनीति में इतना अविश्वास है कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने जो जांच की मांग की है, उसकी जो ध्वनि है उस जांच की मांग की, वो किसी साजिश की तरफ इशारा करती है। ये ध्वनि ही जो है, ये एक चिंता का विषय है कि इतना अविश्वास भारत के लोकतंत्र में कहां से आ गया। हादसे तो पहले भी हुए हैं। तो और जो माधवराव सिंधिया का हादसा हुआ था, जहाज में हुआ था, मिड एयर उनका कोलिजन हुआ था। उसके बाद भी कई सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं जब नेताओं की अपने प्राइम पे मौतें हुई हैं। प्रमोद महाजन महाराष्ट्र में बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, बीजेपी के बहुत प्रभावशाली नेता थे, उनके भाई ने हत्या कर दी थी। तो बहुत सारी बातें हुई हैं पीछे, लेकिन इस तरीके की साजिशों वाला जो इशारा है वो नहीं मिलता था। ये एक भारत की राजनीति का एक बड़ा दुखदाई चैप्टर है जो कि हो गया कि इतना अविश्वास कहां से आ गया। ममता बनर्जी ने तो बहुत साफ साफ कह दिया कि वो बीजेपी में जाने की बात, बीजेपी को छोड़ने की बात कर रहे थे और उससे उसको जोड़ दिया एक तरीके से। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है भारत की राजनीति में। और जो सत्ता में लोग हैं, और खासकर मैं तो बहुत साफ साफ कहूंगा कि मोदी और अमित शाह, इनको इसको आत्मावलोकन करना चाहिए। इसका आत्मावलोकन करना चाहिए कि ये कैसी भावना आ रही है। क्या उनके आचरण में कोई कमी है, कोई उनकी बॉडी लैंग्वेज में कमी है, कि उनके एक्टिविटीज कुछ इस तरह इशारा करती हैं कि लोग इस तरीके की बातें करें। सोशल मीडिया पूरा इसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भरा पड़ा है जी। मैं उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को सच नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इस बात के लिए चिंतित हूं कि जो जांच की मांग है और जो सोशल मीडिया उसकी जो ध्वनि है वो किसी साजिश की तरफ इशारा करती है। और तमाम सारे लोग ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी हम लोग जानते हैं कि नेचुरल डेथ हुई, बीमार होने की वजह से डेथ हुई, उनकी भी चर्चा हो रही है। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक चैप्टर है भारत की राजनीति में, जो बहुत नया है। ये पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। इंदिरा गांधी की मौत भी हुई है आतंकवादी घटना में, राजीव गांधी की मौत भी आतंकवादी घटना में हुई है। तो वो ऐसी घटनाओं पे जब मौत हुई है तो उन्हीं आतंकवादी संगठनों पर बात हुई है। मैंने तो जैन कमीशन की रिपोर्ट, उसमें भी जांच की मैं रिपोर्टिंग की है जी। और जैन कमीशन में भी इस तरीके की बातें होती थी, लेकिन उसका इशारा कभी इस तरफ नहीं होता था किसी राजनीतिक दल की साजिश। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक है। दूसरी बात कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम आ गया, और ये वैक्यूम कैसे भरेगा? क्या उसको सुनीता पवार भरेंगी, क्या छगन भुजबल भरेंगे, क्या प्रफुल्ल पटेल भरेंगे, अगला उप मुख्यमंत्री कौन होगा? और अगर बीजेपी के 131 और एनसीपी
जो अभी भी जानी जाती है एनसीपी अजीत पवार, उनके 40 को मिला ले तो 172 का आंकड़ा है। तो जबकि महाराष्ट्र की विधानसभा में 145 बहुमत होता है। जी, क्या इसका स्वरूप क्या बनेगा सरकार का आगे आने वाली, ये तमाम सारे सवाल हैं जो अगले कुछ दिनों में इनके जवाब मिलेंगे या ये सवाल बड़े होते जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति में एक एक वैक्यूम है एक क्रिएट हो गया आज। जी बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं सेकंड राउंड में, हम लोग इस पे और खुल के बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ सियासी तौर पर किसी उलटफेर को हम देखने जाने वाले हैं क्या। जरा जल्दी से शकील जी, फिर सुनील जी आपके पास आता हूं। शकील जी, क्या आपको लगता है ये जिस ढंग से डिमांड तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जांच की, ये और एक शक की सुई जो है वो अभी तक उभर के नहीं आती थी, लेकिन इस बार जिस ढंग से, इस घटना के बाद जिस ढंग से कहा जा रहा है कि हादसे की जांच होनी चाहिए, जांच तो होती है, कोई भी प्लेन क्रैश होता है या ऐसी दुर्घटना होती है, लेकिन इस बार जिस ढंग से बताया जा रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो प्रशांत जी कह रहे हैं, उनसे पहले डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर राकेश पाठक जी ने, कि यहाँ आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई इस देश में कि एक प्लेन क्रैश होता है और उसको हम शक के हिसाब से देखने लगते हैं, एक साजिश की बू क्यों आने लगती है। शकील जी, आज संसद में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया खत्म, उसके बाद यही चर्चा थी। जैसे ही संसद में यह खबर पहुंची तो वहां जबरदस्त शोक का माहौल तो था ही, मगर उससे ज्यादा जो थी वो एक ऐसी स्तब्धता छा गई कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। हर नेता जैसे किसे कहते हिल गया। अचानक किसी को कोई इस तरह की आशंका नहीं थी। पहले एक्सीडेंट की खबर आई कि विमान लैंड होते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, नाम आया और थोड़ी देर में फ्लैश आ गया कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नहीं रहे। बहुत ही दुखद, और संसद के अंदर सारे नेता इस पे चर्चा कर रहे थे, तमाम तरह की बातें हो रही थी। ममता बनर्जी का जब बाद में बयान आया, बहुत महत्वपूर्ण बयान आया, उसके बाद लोग खुल के कहने लगे, लेकिन आपस में तो ये बात पहले से ही कही जा रही थी। कोई इस तरह का बयान देने को तैयार नहीं था, शक करने को तैयार नहीं था, जांच की मांग करने को तैयार नहीं था, मगर गोपीनाथ मुंडे का सवाल आ रहा था कि गोपीनाथ मुंडे की जो दुर्घटना हुई थी उसमें भी लोगों को शक था। जज लोया हो रही थी, प्रवीण तोगड़िया की भी बात हो रही थी कि प्रवीण तोगड़िया ने कहा था कि मुझे खतरा है। सुब्रमण्यम स्वामी का भी सवाल आ रहा था कि वो डर गए। और ये वाकई सही बात है कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इस तरह किसी भी चीज का एक सीक्वेंस सामने आ जाना, लोग उस पर चर्चा करें, लोगों के अंदर डर का बैठ जाना, लोग कहें कि कुछ भी हो सकता है। राज ठाकरे ने कहा है, ममता बनर्जी के बाद राज ठाकरे का बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को, अजीत दादा को सच बोलने की बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। जो उन्होंने सच बोले थे कि मेरे पास फाइल है बीजेपी के घपलों की, घोटालों की, तो राज ठाकरे ने बोला कि बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। तो जांच होना चाहिए इसकी। और ममता बनर्जी ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में होना चाहिए, ताकि सच छुप नहीं सके। देखिए, बहुत सारे इससे पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं। वाईएसआर की हुई थी जी, लोग उसी तरह हिल गए थे। माधवराव सिंधिया की हुई थी। लेकिन ये शक की बात या साजिश की बात अभी हम लोग कर रहे हैं शाम को 7 बजे के बाद, लेकिन गोदी मीडिया में ये बात हो रही थी। जो गोदी मीडिया हमेशा बचाव की मुद्रा में रहता है,
एक स्क्रिप्टेड कॉपी देता है, वो भी इस तरह की बातें कर रहा था। मतलब कि वो भी इस बात को छुपा नहीं पा रहा, दबा नहीं पा रहा कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। कोई ये नहीं कह रहा कि हुआ है, लेकिन सबको ये लग रहा है कि ये कैसे हो गया। अजीत पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े और रसूख वाले आदमियों में से थे। अमित शाह ने कहा था चक्की पीसिंग, कितना पैसा है उनके पास, और उसकी कोई महाराष्ट्र में हिसाब नहीं था। शरद पवार के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन शरद पवार से कई गुना ज्यादा अजीत पवार के पास बताया जाता है जी। और अजीत पवार बड़े कैलकुलेटेड आदमी थे। तो वो जहाज की कंपनी या प्लेन गलत नहीं चुन सकते। उनके सारे काम जो होते थे वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होते थे। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं, नेता होते हैं, जो इन बातों पे ध्यान नहीं रखते। जो भी मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, वो कर लेते हैं। मगर इनका खुद का अपना सारा का सारा नेटवर्क इतना था अजीत पवार का कि इस तरह की गलतियां उनकी तरफ से होने की संभावना लोग नहीं बता रहे हैं। ये सब महाराष्ट्र के लोग ही कह रहे हैं। महाराष्ट्र के नेताओं में, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सांसदों में बहुत ही दुख था, और वो अलग अलग टोलियों में महाराष्ट्र के सांसद इस विषय पे बात कर रहे थे। तो सारी पार्टियों की वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये एक बहुत ही भयानक चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच होना चाहिए, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज की, सिटिंग जज की अध्यक्षता में होना चाहिए, ताकि सच सामने आए। जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, और उनकी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस अध्यक्ष की, कि हम सब जाते हैं, जल्दी में जाना पड़ता है, हर नेता को जाना पड़ता है। और आजकल नेता क्या, दूसरे बिजनेसमैन भी जाते हैं, और भी तमाम लोग जानते हैं। आजकल हवाई जहाज किराए पे लेना उतना मुश्किल चीज नहीं रही है। पहले शुरू में जब हम लोग जाते थे तो एक बड़ी चीज मानी जाती थी कि आप एक किसी नेता के साथ आप अकेले रिपोर्टर या 2 रिपोर्टर जो हैं वो जा रहे हैं छोटे जहाज में, चॉपर में जा रहे हैं। अब तो ये सामान्य बातें हो गई हैं, सब लोग आते हैं जाते हैं। इसलिए इसके ऊपर जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले अभी जो भी हुआ, जैसे कि अहमदाबाद की जो विमान दुर्घटना हुई जिसमें इतने सारे लोग मारे गए और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी जी मारे गए, तो उसकी जांच का सच भी आज तक सामने नहीं आया। वो पायलटों पे दोष रख दिया गया था, पायलटों के संगठन ने इसका बड़ा जबरदस्त विरोध किया। आज भी लोगों को ये नहीं मालूम है, या किसी को भी नहीं मालूम है, कि अहमदाबाद की इतनी बड़ी दुर्घटना जिसमें एक को छोड़ के सारे लोग मर गए थे, वो कैसे हुई, क्या कारण था। ये नहीं होना चाहिए। अब ये संसद का सत्र शुरू हो गया है। कल से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव शुरू हो जाएगा, और 1 तारीख को बजट है, जो है बजट पेश होगा। आज जो एक छोटा सा हम बता दें कि जो घटना हुई, आमतौर पे जो विपक्ष है, आज का विपक्ष है, वो इस तरह की बातें नहीं करता है। लेकिन 12 साल पहले कोई राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है बिना व्यवधान के पूरा नहीं होता था। आज बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए इन्होंने व्यवधान पैदा किया। 12 साल पहले तो हर अभिभाषण में व्यवधान पैदा होता था, नारे लगते थे। आज तो बहुत हल्के स्वर में आवाज कही उन्होंने, और क्यों कही ये भी हम थोड़ा सा बता दें। कल जब सर्वदलीय मीटिंग थी तो कांग्रेस की तरफ से ये मांग की गई थी कि बजट सत्र के अंदर जो है मनरेगा पर चर्चा हो। सरकार ने मना कर दिया। ये वो आक्रोश था। सरकार मनरेगा पर चर्चा करना नहीं चाह रही थी, और वीवी राम जी की तारीफ कर रही थी। इसलिए सांसदों ने इसका विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मनरेगा हम चर्चा नहीं करेंगे, एक तरफ इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो इसलिए हल्का सा व्यवधान हुआ था वो, और उसको लेके वे लोग बहुत शोर मचा रहे हैं कि देखिए साहब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, 12 साल पहले बहुत ज्यादा होता था। पर्चे फेंके जाते थे, झंडे लहराए जाते थे,
अब आज की तारीख में ऐसा नहीं होता। ये जो विपक्ष है ये काफी मर्यादित विपक्ष है इस मामले में। तो अब कल से देखते हैं क्या होता है। राष्ट्रपति के भाषण पे जो चर्चा होगी, लेकिन ये जो है अजीत पवार का मामला अभी चलेगा संसद के अंदर, ये उठाया भी जाएगा सॉरी, और किस तरह इसको उठाया जाता है, विपक्ष किस तरह इसके ऊपर सामने लाता है, ये देखना होगा। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आखिर जांच की बात क्यों चल रही है, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष इस मुद्दे को भी उठाएगा और बहुत गंभीरता से उठाएगा। सुनील शुक्ला जी, आपसे भी और यही कि इस हादसे पर विपक्ष जो कह रहा है, और विपक्ष ही नहीं सत्ता पक्ष, उसमें भी उनके साथी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच ठीक है, जांच होनी चाहिए, लेकिन शक क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथी धनंजय जी मुंबई से जुड़ गए हमारे साथ। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सुनील शुक्ला जी, आखिर क्या, बाद में सेकंड राउंड में आप लोगों से गुजारिश है, सेकंड राउंड में हम इस पे, इसकी सियासत पे बात करेंगे, लेकिन आखिर इस पे शक क्यों, क्या कारण? धन्यवाद राजीव जी। दरअसल एक तो जो घटना हुई बहुत दुखद है, और एक प्रतिभा संपन्न और संभावनाओं से युक्त नेता का निधन हुआ है। अजीत पवार एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पे असर छोड़ा है। करीबन 1 दशक पहले मैं उनसे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान ही मुंबई में मिला था। तो एक गंभीर और पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय नेता के रूप में मैंने उनको पाया। तो लेकिन जहां तक सवाल ये हो रहा है कि संदेह की बात, वजह इसकी मैं ये मानता हूं कि जिन स्थितियों में ये दुर्घटना घटी है उसको लेकर के लोगों में संदेह है। पंचायत चुनाव के, नगर निकायों के चुनाव के दौरान अजीत पवार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधा हमला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम ले लेकर के उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का लगाना, यह कहना कि इन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले, उनकी फाइलें मेरे पास है जो कभी भी सार्वजनिक हो सकती हैं, और यह कि वह महायुति से अलग हो सकते हैं। ऐसे में यह दुर्घटना लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। दूसरा कारण यह है कि इस तरह की जितनी दुर्घटनाएं हुई हाल के वर्षों में, उस किसी भी घटना के कारणों की बहुत साफगोई तरीके से सामने नहीं रखा गया। गोपीनाथ मुंडे जी का निधन हुआ, एक ऐसी जिसको अगर आप सामान्य तरीके से बात कीजिए तो विश्वास ही नहीं होता कि किसी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की इस तरह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है। जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री जी मरे थे, खांडू साहब, बहुत पहले, तो उसके बारे में भी आज तक नहीं चला कि वजह क्या हो गई थी। और अगर ये बड़ा सवाल ये है कि जो कंपनी VSR कंपनी जिसका ये जहाज था, उसको लेकर के तरह तरह के आरोप लगते रहे अतीत में। अगर ये आरोप है और आरोप सही है, तथ्यों पे आधारित है, तो उस कंपनी का जहाज के साथ किसी उप मुख्यमंत्री को जाने की इजाजत क्यों दी गई? अजीत पवार एक व्यक्ति नहीं थे। ये कहना कि ठीक है उनका अपना तरीका था, उनके अपने संपर्क थे, उनकी अपनी व्यवस्था थी, सरकार में व्यवस्था नहीं चलती। और सरकार में रह करके लोगों क्या कोई उप मुख्यमंत्री सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ कर सकता है? सुरक्षा कर्मी उससे बोलते नहीं है। सुरक्षा के जो उपाय होते हैं उसमें लोग अवरोध नहीं पैदा करते कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वहां नहीं जा सकते, इस गली में नहीं जा सकते, उस चौराहे पर नहीं जा सकते, क्या अवरोध नहीं होता? अगर उस कंपनी को लेकर के तरह तरह की शिकायतें थी तो यह उप मुख्यमंत्री को क्यों जाने दिया गया? और अगर वहां पे विजिबिलिटी की क्राइसिस थी तब वहां पे विमान को उतरने की अनुमति क्यों दी गई? जो सुरक्षा के मानक होने चाहिए उसमें DGCA की भूमिका कितनी गंभीर थी? ये तमाम सवाल पैदा होते हैं लोगों के मन में। और जो घटनाएं हुई, जैसे अभी अहमदाबाद के विमान दुर्घटना की बात की गई, आज तक हमको आपको नहीं पता है कि दुर्घटना क्यों हुई। कुछ लोगों ने कंपनी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की, कंपनी का अपना रिएक्शन आ गया। कुछ लोगों ने पायलट के ऊपर जिम्मेदारी डालने की, पायलट की एसोसिएशन और जो सबरवाल साहब थे पायलट, उनके पिताजी खड़े हो गए, फिर सब लोग विड्रा कर लिए, नहीं केवल पायलट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो आखिर दुर्घटना हुई क्यों? और अगर दुर्घटनाओं के कारणों को आप सामने नहीं रखेंगे और इस तरह से दुर्घटनाएं हो जाएंगी तो लोगों के मन में तो सवाल पैदा ही होगा। मैं किसी साजिश की बात नहीं कर, मेरे मन में कोई संदेह नहीं,
लेकिन महाराष्ट्र के बड़े समाज में, बड़े वर्ग में इस बात को लेकर के संदेह है। बारामती में अगर आज आप बात कीजिए तो आपको कई लोग मिलेंगे जो इसको साजिश का अंग मानते हैं, वहां भी इसको लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन शरद पवार साहब कहते हैं कि ये मामूली दुर्घटना है, इसमें कोई साजिश नहीं है। बड़े नेता हैं, एनसीपी के प्रमुख हैं, अजित पवार जी के पारिवारिक प्रमुख भी हैं, उन्होंने कहा है कोई साजिश नहीं है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो होनी ही चाहिए, किन स्थितियों में एक दुर्घटना घटी, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, सुरक्षा के मानकों का अगर लापरवाही हुई तो क्यों की गई, और अगर ऐसा हो तो उसके लिए कौन से जिम्मेदार है, कौन लोग जिम्मेदार है। जांच के बगैर तो यह संशय और गंभीर होता चला जाएगा। क्यों कि अजीत पवार के इस निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पे असर पड़ेगा। सत्ता महायुति बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, इस पे सवाल पैदा होंगे। एनसीपी की ताकत घटेगी बढ़ेगी, कहां जाएगी, इस पे सवाल पैदा होंगे। तो पूरा का पूरा जो राजनीतिक माहौल है महाराष्ट्र का, अजीत दादा पवार के इस निधन से वो प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। और जब सत्ता के ऊपर असर पड़ रहा हो तो यह दुर्घटना सामान्य दुर्घटना लोग मान लेंगे, इसमें संदेह है। लोगों के मन में उपज रहे जो संदेह की स्थितियां हैं, जो सवाल हैं, उनको उन संदेहों को दूर करने की आवश्यकता है। और इसको आप तभी इन संदेहों को दूर कर पाएंगे जब आप निष्पक्ष तरीके से एक जांच करें। ममता बनर्जी का जो बयान है बिल्कुल सही है कि सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में इसकी जांच कराइए। जांच कराने में क्या दिक्कत है, जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि किसी ये सामान्य दुर्घटना भी नहीं है। और जो स्थितियां हैं, क्योंकि हाल के दिनों की जो महाराष्ट्र की राजनीति रही है उसमें अजीत पवार निश्चित रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर थे। अजीत दादा पवार के राजनीतिक निर्णयों से इस सरकार का भविष्य टिका हुआ था। ऐसे में दुर्घटना निश्चित रूप से सवाल पैदा करता है। ये सामान्य दुर्घटना लोग नहीं मानेंगे। हो सकता है कि सामान्य दुर्घटना ही है, हो सकता है कि और एकदम रनवे के पास जहाज को उतरना है उस समय दुर्घटना हो गई। तो यह जो लोगों के मन में सवाल है वो भी अनावश्यक नहीं है, वो भी बेबुनियाद नहीं है। उन सवालों का जवाब तो मिलना ही चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सवालों का जवाब मिलना चाहिए। शरद पवार ने साफ साफ हादसा कह दिया कि यह हादसा है, लेकिन एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर हादसा है, कोई एक्सीडेंट है, प्लेन क्रैश है, तो जांच की डिमांड तो करनी ही चाहिए। अब इसके बाद ये साजिश है या कुछ और है, ये तो बाद की बात है। लेकिन शरद पवार ने आखिर इसे हादसा कह के टालने की कोशिश क्यों की, ये भी सवाल उठता है, लोग पूछ रहे हैं। हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़े हुए हैं सीधे मुंबई से, और उधर अमलेंदु जी भी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, पहले आपके पास, फिर धनंजय जी आपके पास आता हूँ। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं यहाँ ममता बनर्जी का बयान? आपने देख लिया, ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि अजीत पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो मूल पार्टी में लौटने वाले थे, इसीलिए इस हादसे के पीछे साजिश हो सकती है। सारी एजेंसियां बिकी हुई हैं, जांच एजेंसियों की बात कर रही थी वो, अभी आपने सुन लिया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस हादसे की जांच की जाए, ये ममता बनर्जी का सुबह सुबह बयान आया है इस घटना की जानकारी के 1 घंटे बाद। छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। ममता बनर्जी का बयान आया, इसी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव का बयान भी आया, दिग्विजय सिंह का भी बयान आया। सबने इस पे शंका व्यक्त की है। मल्लिकार्जुन खड़गे का आपने सुनवाई दिया, उन्होंने भी शंका व्यक्त की है। राजनीतिक हलकों में राजीव जी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, और सोशल मीडिया तो खैर इससे भरा हुआ ही है कि भाई इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है। इसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं। जिस कंपनी का जहाज़ था उसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। जिस जहाज़ से उड़ रहे थे, ये जो क्रैश हुआ, ये बताया जाता है कि 2023 में भी ये क्रैश हो चुका था, एक बार आग लगी थी इसमें, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। तो ऐसा जहाज इतने वीआईपी के लिए क्यों दिया गया, इसको लेकर सवाल राजीव जी उठ रहे हैं। अब ममता बनर्जी ने जो राजीव जी सवाल उठाए हैं वो सवाल भी बेसबब नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की जो भावभंगिमा है राजीव जी, और फेस रीडिंग करने वाले लोग अगर चाहें तो एकनाथ शिंदे के चेहरे के भाव पढ़कर समझ सकते हैं कि शिंदे के मन के अंदर क्या चल रहा है, शिंदे के मन की बात क्या है।
एक तरह से कहा जाए कि जान तो गई है अजीत पवार की, लेकिन खौफ जो है वो शिंदे के चेहरे पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है राजीव जी। अब वो खौफ इसलिए भी हो सकता है कि भाई आदमी एकदम से स्तब्ध रह जाता है कि साथ का कोई व्यक्ति है इस तरीके का, और अचानक इस तरीके की दुर्घटना हो जाए तो उसको भी एक खौफ आता है। जाहिर सी बात है कि ये सामान्य एक घटना है, मतलब मानव चरित्र है, तो वो खौफ साफ तौर पर उनको दिखता है। लेकिन अगर ममता बनर्जी राजीव जी जांच की मांग कर रही हैं, और जांच की मांग जो है अगर शिंदे भी कर रहे हैं, तो ये साधारण बात तो लगता है मुझे नहीं है कि मतलब जो बीजेपी का सहयोगी दल है वो भी अगर जांच की मांग करे और विपक्ष भी जांच की मांग करे, तो जांच कराने में दिक्कत क्या है? ये सवाल तो ये, जांच नहीं कराने की बात कौन कर रहा है ये देखा जाए पहले तो राजीव जी। अगर जांच कराने की बातें हो रही हैं तो जांच नहीं करानी है ये कौन कह रहा है? तो अभी तक तो ये किसी ने कहा नहीं कि जांच नहीं कराएंगे, मुझे लगता है सरकार ने भी नहीं कहा है कि जांच नहीं कराएंगे और जांच इसकी नहीं होगी। तो अब ये अगर सरकार कहती है कि जांच नहीं कराएंगे, नहीं होती है, तो फिर जो विपक्ष के आरोप है वो और ज्यादा पुख्ता मालूम पड़ेंगे। मुझे लगता है कि जो भी संशय के बादल हैं वो छटने चाहिए, और इस तरीके की कई घटनाएं हो चुकी हैं वीआईपीज के साथ में, तो इसको लेकर चिंताएं काफी ज्यादा व्यक्त की जा रही हैं। इसलिए राजीव जी जो पूरा सच है अजीत पवार के निधन का, वो जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा, ब्लैक बॉक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बाद फिर कोई जांच होगी तो होगा। लेकिन अभी तो राजीव जी अहमदाबाद की जांच का ही जो है वो जो हुई, किस नतीजे पर पहुंची उसका कुछ पता नहीं है। जनरल बिपिन रावत का हुआ, उनकी भी किस तरीके से हुआ उसकी भी जांच का कुछ पता नहीं है। तो जांचें तो इस तरीके की चलती रहती हैं, लेकिन ममता बनर्जी तो खुलकर राजीव जी आरोप लगा रही हैं कि सारी एजेंसियां बिकी हुई हैं और दबाव में हैं, और ये कह रही हैं कि वो सुना था कि किसी दिल ने कहा था, किसी नेता ने कहा था कि वो बीजेपी से दूरी बना रहे हैं और बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं। तो अगर बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं और इसके बाद ये दुर्घटना हुई है राजीव जी, अब चाहे हादसा हो या साजिश हो, लेकिन इसके संदेश तो तमाम जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो मन के अंदर सोचते होंगे बीजेपी के साथ छोड़ना है, उनके अंदर तो एक बात गई। ममता बनर्जी ने जो कहा उसका अब वो मन में उनके अंदर चीजें हो या ना हो, लेकिन एक संशय की स्थिति तो पैदा हो गई लोगों के मन में कि इस तरह का कुछ भी हो सकता है। मुझको लगता है कि सरकार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच करवानी चाहिए, और समयबद्ध इसकी जांच जो है वो हो कि ये किस तरीके से ये दुर्घटना हुई। तो संशय के बादल तो राजीव जी बहुत ज्यादा हैं, सोशल मीडिया पे तमाम बातें हो रही हैं। दिन में भी जब हम लोग ब्रेकिंग कर रहे थे उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी, वो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं अनुमा आचार्य, ब्रिगेडियर कमांडर रिटायर्ड, उन्होंने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, एक्स पे, और लिखा कि सब लोग समझ गए हैं कि जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं कि अब बीएमसी में मेयर बीजेपी का ही बनेगा। तो अब ये कहना राजीव जी उनका, हालांकि उन्होंने ये कुछ नहीं कहा कि अजीत पवार का इससे कोई संबंध है कि नहीं है, लेकिन टाइमिंग की जब बात होती है कि किस टाइम पे क्या ट्वीट किया जा रहा है, उससे राजीव जी बहुत संशय के बादल फिर और उठे हैं। और तमाम बड़े नेता जो हैं इस कंपनी के, खासतौर से इस जहाज को लेकर बहुत बातें कर रहे हैं कि ये पहले भी दुर्घटनाग्रस्त अगर हो चुका था तो इसे क्यों लगाया गया अजीत पवार की उसमें। और राजीव जी देखिए, इस तरीके हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इस तरीके के राजनीतिक दल जो व्यक्तियों के उस पर चला करते हैं, उनके साथ इस तरीके के खतरे लगातार जुड़े रहते हैं। जयललिता की जैसे जिक्र हो रहा था, तो जयललिता की मृत्यु के बाद राजीव जी आज कहाँ AIADMK है, ये सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं जताई जाती हैं काफी ज्यादा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब रहता है और बिल्कुल उम्र के उस पड़ाव पे हैं, तो कल को JDU का क्या होगा। यहाँ तो राजीव जी संकट ये है कि शरद पवार खुद जो है वो 84 साल के हो रहे हैं जी, और शरद पवार से विद्रोह करके भी अगर अजीत पवार गए थे बाहर, तो लेकिन लीगेसी तो वो शरद पवार की बढ़ा रहे थे, नाम तो उनका ही लेकर करते थे। तो आखिर ये क्या होगा, क्या अच्छा, जिस तरीके से छगन भुजबल जो है उनके बारे में कहा जाता है वो काफी ज्यादा नाराज हो गए थे बीच में अजीत पवार से, तो क्या अब NCP टूटेगी, और नहीं टूटेगी तो क्या महायुति में मतलब बीजेपी में विलय होगा उसका, और शरद पवार देखते रहेंगे। तो जैसा आपने भी कहा कि क्या शरद पवार महायुति में चले जाएंगे या उस NCP को लेकर इधर आ जाएंगे। तो ये सारे सवाल राजीव जी राजनीतिक चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन इन राजनीतिक चर्चाओं से ज्यादा जरूरी ये है कि अगर संशय के बादल कहीं उठ रहे हैं तो उसका निराकरण करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, बहुत बनती है, क्योंकि संशय के बादल हैं, उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान अभी आ गया है, और अभी तक बहुत कम हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री अलग से बाइट देते हैं।
कंडोलेंस के लिए के नाम पर ट्वीट कर दिया, इतना तो होता है, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने बाइट दी है, वो दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूँ। धनंजय जी, आपसे भी ये समझना जी। किसी प्रोग्राम में है प्रधानमंत्री जी, उसमें उन्होंने बोला है, बाइट नहीं दी, उस भाषण की शुरुआत में उन्होंने अजित पवार को याद किया है, एनसीसी के प्रोग्राम जी याद किया है, बोला उनके लिए प्रोग्राम में उन्होंने याद किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अमूमन ये भी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, अमूमन इतना भी नहीं करते हैं, लेकिन किया है, क्यों किया है इसकी तरफ भी बात करेंगे। और जो विश्लेषक हैं हमारे 7 लोगों के अलावा वो लोग भी कर रहे होंगे जी। लेकिन धनंजय जी, आप चूंकि मुंबई में हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बहुत आ रहे होंगे आपके पास, आपसे समझना चाहता हूं धनंजय जी कि क्या इससे मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग इसे मात्र हादसा मान रहे हैं, या इसमें किसी साजिश की बू देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र के लोग? सियासी तौर पे क्या कुछ होगा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ओवरऑल इससे जांच की डिमांड उधर वेस्ट बंगाल की सीएम ने कर दी है, उधर बिहार में लालू यादव ने कर दी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, एकनाथ शिंदे ने खुद इसकी जांच की मांग की है। तो कैसे देखा जा रहा है वहां महाराष्ट्र में इस घटना को? देखिए, जब ये खबर आई तो हर कोई परेशान हुआ, और अजित पवार को जो लोग बड़े करीब से जानते हैं वो इस बात को मानते रहे कि अजित पवार जो है संघ के सामने कभी झुके नहीं, ये कहा जाता रहा, कभी संघ के दफ्तर में गए नहीं। एकनाथ शिंदे जिस तरह से परिक्रमा करते रहे उस तरह से अजित पवार नहीं थे, बीजेपी के साथ रह करके भी। जब चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव, तो आपको याद हो कि नवाब मलिक को लेकर के वो अड़ गए कि नवाब मलिक उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगे, और लड़ाया चुनाव उन्होंने। बीजेपी ने कहा कि हम साथ नहीं देंगे मुस्लिम वाले चैप्टर, फिर भी वो खड़े रहे। हालांकि अजित पवार के नाम को लेकर के महाराष्ट्र में ये रहा कि जब याद कीजिए 2019 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, और उद्धव ठाकरे ने कहा था कि तय ये हुआ था कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, 2.5 साल बीजेपी का होगा, इसलिए शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। तब अचानक जो है जब अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्यपाल भवन में जाकर के शपथ ली और ये खबर आई तो सब लोग चौंक गए। कई लोगों ने हालांकि कहा कि ये शरद पवार जी का खेल है और इस्तेमाल किया गया है अजित पवार को। बिना शरद पवार की मर्जी के ये काम नहीं कर सकते। लेकिन शरद पवार ने कहा कि हमारी मर्जी उसमें शामिल नहीं थी, और किस तरह से सारा प्रकरण हुआ, फिर इस्तीफा हुआ, फिर वापस जो है सरकार बनी उद्धव ठाकरे की, उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, 6 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। और जब से राजनीति में आए, हालांकि शरद पवार जी की वजह से राजनीति में आए, बड़े पदों पर रहे, लेकिन इनको अफसोस था कि हमको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, हम चीफ मिनिस्टर का पद नहीं ले सके, और इस बात से शरद पवार से नाराजगी भी थी। बाद में अलग भी हुए। अलग होने के पीछे कारण ये बताया गया कि वो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए थे, इसलिए बीजेपी के साथ चले गए। कई तरीके की बातें हुई, आज तक बहुत सारी बातें स्पष्ट रही। बाद में मोदी सरकार ने खुद ही उनके खिलाफ सारी जो भ्रष्टाचार के मामले जो प्रधानमंत्री ने जाकर के वहां जाके गिनाए थे मध्य प्रदेश के चुनाव में, याद कीजिए आप। फिर यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि चक्की पीसिंग, वो न चक्की पीस पाए अजित पवार, न वो जेल गए, बल्कि वो वित्त मंत्री बना दिए गए थे उस वक्त जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, वो याद कर लीजिए। और ये भी याद करना जरूरी है कि अभी कुछ दिन पहले जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव चल रहे थे तो अजित पवार जी ने प्रेस के सामने बात की और कहा था कि जिन लोगों ने हम पर आरोप लगाए थे, आज उन्हीं लोगों के साथ हम सरकार चला रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा था कि हमारे पास भ्रष्टाचारियों की फाइलें हैं कि किस तरह से बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल हमारे पास है। ये भी कुछ दिन पहले नगर निगम का चुनाव हो रहा था, उसी में उन्होंने बोला था। इस बात को लेकर के भी लोगों के संदेह, देखिए राजनीतिक पार्टियों को लेकर के तो बड़ा, कोई भी आदमी अगर किसी नेता के बात कर लीजिए तो ज्यादातर नेताओं के बारे में आम आदमी के मन में छवि जो है वो खराब है, और नेताओं के बारे में कहा जाता है कि मौका परस्त होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, वो अपने कहाँ कैसे कुर्सी पकड़ ले इसी के बारे में सोचते हैं।
लेकिन अजीत पवार के बारे में बात करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि अजीत पवार 90 के बाद वो राजनीति में आए, 90 के बाद देश की राजनीति बदली, 90 के बाद देश में बहुत सारा बदलाव आया, यूथ बदल गया 90 के बाद, और गांधी की जो महात्मा गांधी की जो राजनीति थी वो राजनीति कहीं से कहीं चली गई, और बीजेपी की राजनीति येन केन प्रकार सत्ता हासिल करो, तमाम तरीके के आरोप लगे लेकिन आप जो है वो गेंडे की तरह सुनते रहो, ये सारी चीजें हुई। लेकिन उसके बावजूद अजीत पवार ने एक बचा करके रखा, और ये रहा लगा हर समय उन्होंने विरोध किया। जब सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी ने की तो सत्ता में रह के, सरकार में रह करके, बीजेपी के साथ रह करके भी उन्होंने विरोध किया, और जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करते रहते हैं जो लोग, उनके साथ वो खड़े हुए। कहीं वो नहीं जाकर के खड़े हुए जाकर के जिस तरह से एकनाथ शिंदे टीका लगा करके और जो है परिक्रमा करते रहे, वो नहीं लगाया टीका। शरद पवार के साथ उनके क्या संबंध थे, कैसे संबंध बिगड़े, क्या क्या हुआ, बहुत सारी बातें की गई, और ये बताना आसान काम नहीं, क्योंकि शरद पवार जी के बारे में कहा जाता है कि शरद पवार को समझना आसान काम नहीं है, बहुत मजबूत राजनीतिज्ञ है। अजीत पवार के बारे में भी यही कहा जाता है। और ये जो उनकी शरद पवार जी की बेटी है सुप्रिया सूले, जबकि आज वो उनकी पार्टी में, शरद पवार की पार्टी में महत्वपूर्ण वही है, लेकिन ये था कि आज भी लोग मानते हैं कि अजीत शरद पवार जी के असली वारिस अजीत पवार ही हैं। अब जांच की जो बात है, तो देखिए जांच की बात खाली ममता बनर्जी ने, यहाँ भी लोग कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 11-12 सालों में सबसे जो खतरनाक हुआ है देश में कि विश्वास की भारी कमी हुई है। किसी भी स्तर पर विश्वास नहीं है आम आदमी के भीतर भी। जो जानते हैं, जो इस व्यवस्था को जानते हैं, उनको तो विश्वास नहीं है, लेकिन आम आदमी, कॉमन आदमी कह रहा है कि जांच तो होनी चाहिए। और बार बार सब लोग सवाल उठा रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे की जिस तरह से मृत्यु हुई थी उसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि गोपीनाथ मुंडे की जो मृत्यु हुई थी वो किस तरह से हुई। इवन प्रबोध महाजन की जिस तरह से हत्या हुई थी, भले उनके भाई उसमें शामिल थे, लेकिन उसमें भी कई तरीके की बातें उस समय भी की गई थी और बड़ा सदमादायक था उस समय भी। तो ये सवाल तो है, लेकिन क्या पिछले 11 सालों में किसी सवाल का जवाब मिला है इस देश में? क्या एजेंसियों ने सवाल का जवाब दिया है? क्या सरकार ने सवाल का जवाब दिया है? क्या न्यायिक व्यवस्था ने सवाल का जवाब दिया है? इस देश में सवाल का जवाब खत्म हो गया है। सवाल के बदले सवाल, जिसे कोर्ट के बारे में एक फिल्म में आया था कि तारीख के बाद तारीख, तारीख के बाद तारीख, नहीं मिलता है तो इंसाफ, वैसे ही हो गया है कि सवाल के बाद सवाल, सवाल दर सवाल, जवाब नहीं है। और अगर जवाब है भी तो जवाब सही है या गलत है, ये बड़ा मुश्किल हो गया है राजीव भाई तय करना। और कई बार संदेह बड़ा गहराता है, और संदेह बड़ा गहराता इसलिए है कि अजीत पवार जिस तरह की राजनीति कर रहे थे, बावजूद इसके जाकर के महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति करने वालों की बेहद कमी हो गई है। सत्ता के साथ सामने या कहिए सजदे करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अजीत पवार ने सत्ता में बीजेपी के साथ आकर के भी बीजेपी को आईना दिखाया कई बार, और इस बात को लेकर के याद किए जा रहे हैं। बारामती में भी लोग उनको याद कर रहे हैं। हालांकि उनकी पत्नी हार गई थी सुप्रिया सूले के सामने, अभी उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो है वो राज्यसभा मेंबर है। लेकिन शरद पवार जो कह रहे हैं उसको भी समझने की जरूरत है। देखिए जिस परिवार में ये बीता है, जिस परिवार पे ये बहुत बड़ी भयानक घटना है, कोई सामान्य घटना नहीं है। उस पश्चिम महाराष्ट्र या कहिए महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी बड़ी घटना है, क्योंकि जो अजीत पवार का स्थान था उनकी पार्टी में, क्या उनके बेटे बना पाएंगे? क्योंकि रीजनल पार्टियों के लिए बेटा बेटी जरूरी हो जाते हैं, दूसरे नेता बना पाएंगे तो संभव नहीं है। लेकिन बेटा बेटी क्या वो उस तरह से, जिस तरह से जितने ट्रेंड थे अजीत पवार बड़े सीजन्ड नेता थे। शरद पवार पे कई सारे आरोप हैं, अजीत पवार पे उस तरीके के आरोप नहीं है अभी भी। तो ये कहा जाए कि ये जो महाराष्ट्र है उसकी राजनीति का एक बड़ा ध्रुव या बड़ा कोना जो है खाली हो गया, ये कहा जा सकता है, और लोग अफसोस में हैं। और जांच हो न हो, कोई डिमांड करे न करे, लेकिन ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जो घटना हुई वो क्यों हुई। एक और बात मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, आप याद कीजिए आज जो है, जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने बाइट भी है, जिसको भाई साहब ने कहा कि जो है वो प्रोग्राम में बोले। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसमें क्या कहा, ट्वीट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम जमीन से जुड़े नेता थे, आम आदमी के लिए सोचते थे। तो भाई एक लाइन और बोलना था ये इनको, मोदी जी को, कि हमने जो 70,000 करोड़ का जो घोटाले का आरोप लगाया था वो आरोप झूठा था। वो बोलना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को।
सच्ची श्रद्धांजलि तो अजीत पवार को यही होती कि आप जो है राजनीति को आपने इतना घटिया बना दिया है कि राजनीति ही देश का भविष्य है, तय करती है राजनीति ही देश का हर काम करती है, हमारे युवाओं के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए। और राजनीति को लेकर के जो आम समाज में धारणा कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, तो ये जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं उनकी जवाबदेही है कि राजनीति में खाली गड़बड़ी नहीं है, राजनीति बहुत अच्छी चीज है, ये करें। और अगर प्रधानमंत्री ये टिप्पणी करते कि 70 करोड़ का जो घोटाला था वो घोटाला है, हमने या तो ईमानदारी से बोलना चाहिए। आप बोलो रहे ईमानदार, दुख ये है हमारे पास राजीव भाई कि ईमानदारी से बोलने वाले नेता हमारे पास नहीं, और जो ईमानदारी से बोलने वाले एक आध नेता है उनके साथ लोग नहीं खड़े हैं। अभी देखिए यूजीसी पे जो विरोध चल रहा है, एक लास्ट लाइन जोड़ देता हूँ, यूजीसी पे जो विरोध चल रहा है उसमें तमाम जो कल तक हिंदू बने हुए थे, मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट बने हुए थे, आज उसी मोदी के लिए वही हिंदू मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोल नारे लगा रहे हैं। इससे समझिए कि हमारे देश की राजनीति कहाँ है। यूजीसी को लेकर के जिस तरह से सवर्णवादी लोग नंगा नाच कर रहे हैं सड़क पे, जिस तरह से बीजेपी के नेता एक्सपोज हो रहे हैं, बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है इन लोगों की। पहले पढ़ लो उसमें क्या लिखा हुआ है। कलराज मिश्रा का मैं देख रहा हूँ बयान, अरे काहे को नेता बने हो यार, आप लोग को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो इतनी ईमानदारी भी अगर आपकी राजनीति में नहीं है तो आप बेकार हो, निकृष्ट हो। और मोदी जी को ये क्लियर करना चाहिए था कि अजीत पवार रिश्वतखोर थे या नहीं थे, घोटाला किया था कि नहीं था। सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है। महाराष्ट्र के लोग ये जानना चाहते हैं कि अजीत पवार जो है वो 70 करोड़ का घोटाला किया था कि ये नहीं किया था, अब तो बता दो भाई। जी बिल्कुल, सवाल वाजिब है और नरेंद्र मोदी से आप जवाब की उम्मीद मत कीजिए। लेकिन आना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपके पास, और अब ज़रा सियासत की बात हम करें। क्या आपको लगता है कि यहाँ से जो वैक्यूम है अजीत पवार के जाने के बाद, वो एनसीपी दोनों एकजुट, एनसीपी के जितने नेता हैं और खासकर मराठी राजनीति को करने वाले नेताओं में ये दोनों जाने जाते हैं, और अब मराठा किधर जाते हुए नज़र आएंगे, और जो पूरी सियासत है, चाहे वो मनसे की सियासत हो, चाहे वो शिवसेना, दोनों गुट की सियासत हो, महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के इर्द गिर्द है। मैं सिर्फ मराठा की बात नहीं कर रहा हूँ, मराठी अस्मिता की बात कर रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द है। वैसे में एनसीपी भी वहाँ पे खड़ी नज़र आती है। और अब अजीत पवार के नहीं रहने से, क्योंकि एक पूरा का पूरा ये ऊपर से जो एक छतरी है वो ख़त्म है, वो नहीं है। 41 विधायक हैं इनके पास, एक दो नहीं बल्कि 41 विधायक, आपने ही बताया था। कैसे देखते हैं इसको? देखिए राजीव जी, धनंजय ने अभी दो बहुत अच्छी बातें कही। एक तो संदेह जो हम लोग सब बात कर ही रहे हैं कि किसी भी शासन पर, सत्ता पर, सत्ताधारी लोगों पर यह संदेह हो जाना कि हर घटना में कहीं कोई साजिश है, षड्यंत्र है, ये जन विश्वास खो देने की एक सीढ़ी है। यानी सरकार उस पायदान पर पहुंच गई है कि लोग हादसों में भी सरकार की साजिश पर संदेह करने लगे हैं। और संदेह तो घर परिवार से लेकर राष्ट्र तक किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। एक बार त्रेता में मंथरा ने केकई से कहा, मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी में लिखा है, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गेह। बार बार मंथरा यही कहती रही, भरत से सुत पर भी संदेह। जब उसने अनेक बार कहा तो राजमाता को लगने लगा कि सचमुच हमारे बेटे पर संदेह कर रहे हैं महाराज दशरथ, इसलिए उसे नहीं बुलाया गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज है, राम को वनवास हो गया। ऐसे ही वर्तमान समाज में अगर ये सत्ता संदेह के कारण पैदा करती रहेगी, उसके क्रियाकलाप, उसकी गतिविधियां, इस तरह की घटनाओं की श्रृंखला अगर बनी रहेगी, बार बार ऐसे हादसे होते रहेंगे, तो ये संदेह सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। सरकार को अपने स्तर पर कुछ करना चाहिए। दूसरी बात धनंजय ने कही कि प्रधानमंत्री को आज संदेश देने में यह कहना चाहिए था कि अजित पवार 70,000 करोड़ या 72,000 करोड़ के घोटाले के दोषी नहीं थे। धनंजय, मैं आपको याद दिला दूं, हमारे दर्शकों को भी याद दिला दें कि सरकार की तरफ से तो क्लीन चिट मिल गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार के आयकर विभाग ने 1,000 करोड़ की संपत्तियां अटैच की थी अजित पवार की। 1,000 करोड़ की संपत्तियां इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने, धनंजय जी, कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले सारे आरोपों से अजित पवार को मुक्त कर दिया है।
उनकी सारी संपत्तियां रिलीज कर दी गई हैं। जिन्हें बेनामी संपत्तियां माना गया था, जिनकी रजिस्ट्रियां उनके लॉकर्स में मिली थी, बैंकों के लॉकर तोड़कर रजिस्ट्रियां निकाली गई थी, न जाने कितने जमीनों के सौदे थे, कितनी चलाचल संपत्तियां थी, वो सब कुल मिलाकर 1000 करोड़ की थी। इनकम टैक्स न्यायाधिकरण ने, आईटी ट्रिब्यूनल ने बेदाग मानकर अजित पवार को 1000 करोड़ की संपत्तियां वापस कर दी हैं उन्हें। तो ये अजित पवार को जो क्लीन चिट थी, नरेंद्र मोदी की तरफ से ही दी हुई थी। इसीलिए अजित पवार अभी चंद दिनों पहले ये कह सके थे कि जो लोग मुझे हजारों करोड़ का या 72-70 करोड़ का आरोपी बताया करते थे, आज वे मेरे साथ सत्ता में हैं या मैं उनके साथ सत्ता में हूं। अब उनके जाने से जो शून्य पैदा हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, उनकी पार्टी का भविष्य, उनके विधायकों का, उनके नगर सेवकों का, पार्षदों का, ये थोड़ा शोक के दिन निकल जाए उसके बाद स्पष्ट होगा। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कहीं कोई लिख रहा था कि लोग अब से इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि उनके विधायक कहां जाएंगे, और बड़ी बुरी बात है। राजीव जी, हम लोग तो बहुत बाद में कर रहे हैं। वो जो चाल चेहरा चरित्र वाली पार्टी है ना, उसकी कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी होगी इतने घंटों में कि अब कैसे अजित पवार की एनसीपी को ग्रास बनाना है, उसे कैसे निगल लेना है, इसको लेकर योजना तैयार हो गई होगी, व्यू रचना बन चुकी होगी। हम तो पत्रकार हैं, हमारा तो फर्ज है राजनीतिक विश्लेषण करना, भविष्य की संभावनाओं या आशंकाओं का आकलन लगाना। लेकिन जो पार्टी सत्ता में बैठी वो तो इससे बहुत आगे का काम करती है। जो अच्छी भली सरकारों को तोड़कर पार्टियों को खुद में मिला सकते हैं, तो अब तो एक नेतृत्व विहीन पार्टी उनके सामने है। और अजित पवार की पार्टी में भी नंबर 2 जैसा कोई नेता नहीं था, जैसे तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ होता है। आज की तारीख में अखिलेश यादव के बाद सपा में भी कौन बड़ा नेता है? तो ऐसी स्थिति में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार, जिन पर खुद 1800 करोड़ की संपत्ति रजिस्ट्री 300 करोड़ में करा लेने का आरोप था, अजित पवार ने कह दिया हमको पता ही नहीं था ये रजिस्ट्री कब हो गई, कैसे हो गई। बेटा उनका बड़ा भोला है, उसको पता ही नहीं चला। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में महाराष्ट्र के जिला पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत हो गई। तो कल उनके पास भी कितना साहस होगा, पार्थ पवार जैसे लोगों के, उनके पास कितनी हिम्मत होगी कि मोदी शाह के सामने कितने दिन टिक पाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़े दिन और राजीव जी हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन भविष्य एनसीपी का साफ दिखाई दे रहा है कि अगर वे शरद पवार के साथ नहीं जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिन स्वतंत्र रूप से अपने आप को बचाए नहीं रख पाएंगे एनसीपी पार्टी के रूप में, उनके विधायक पार्षद। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप, और खासकर एनसीपी और महाराष्ट्र की जो सियासी आगे के जो उलटफेर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं पता नहीं, लेकिन वहां का गुना भाग जो है वो जरा बताइए। 3 बातें राजीव जी इस वक्त है। एक तो हम अजित पवार की पर्सनालिटी को हम देखें जरा, बहुत तेज तर्रार, बहुत ही महत्वाकांक्षी और बोल्ड किस्म के नेता थे। और दूसरा उनका एक खास बात ये थी कि वो भले ही वो बीजेपी की सरकार में थे, लेकिन वो बीजेपी के साथ वैचारिक रूप से नहीं थे। जैसे एकनाथ शिंदे वैचारिक रूप से बीजेपी के साथ है, अजित पवार का एक बयान भी ऐसा नहीं है कि वो वैचारिक रूप से बीजेपी के साथ थे। वो किस मजबूरी में थे उसकी चर्चा हम लोग करते रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह कि वो वैचारिक रूप से नहीं थे। दूसरा कि जो अभी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, उन स्थानीय निकायों के चुनाव ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक रीसेट बटन दबा दिया। जो लोकसभा के चुनाव में उलटफेर हुआ था, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें बीजेपी 90% स्ट्राइक रेट के साथ आगे आई, सारी अनुमान को, पोल्स को गलत साबित करते हुए, और सिविक पोल्स में वापस कहानी लोकसभा के चुनाव के साथ जाती हुई दिखाई दी।
तो ये जो हुआ वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उसका रिजल्ट अभी आना बाकी था कि ये हादसा हो गया अजीत पवार का। दूसरा जरा आप गौर कीजिए कि पिछले 48 घंटों में क्या हो रहा था देश में, हेडलाइन क्या थी, कल हम लोगों ने क्या चर्चा की थी न्यूज पॉइंट में, यूजीसी। और यूजीसी के नोटिफिकेशन के बाद सबसे ज्यादा हमला किस पे हुआ था? व्यक्तिगत हमले हुए थे नरेंद्र मोदी पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, सोशल मीडिया पे, सोशल रील्स बना बना के लोगों ने, और उन लोगों के द्वारा हमले हुए थे जो कट्टर समर्थक माने जाते थे, हिंदू अपर कास्ट के लोग। आज वो सारी हेडलाइन बदल गई। बहुत सारी बातें हैं जिनके कि जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे अजीत पवार का जो वैक्यूम है वो अभी उनका रिप्लेसमेंट एनसीपी के पास नहीं है, महाराष्ट्र के पास भी नहीं है। और इसके सबसे बड़े जो भुक्तभोगी राजनीतिक रूप से होंगे वो एनसीपी अजीत पवार से ज्यादा बड़े भुक्तभोगी एकनाथ शिंदे होंगे, क्योंकि डायरेक्ट उनके ऊपर इम्पैक्ट इसका आएगा। जो भी स्थिति बनती है, कल को मान लीजिए कि अभी बड़ा प्रीमेच्योर है कि उनके विधायक कहाँ जाएंगे जो 41-41 विधायक हैं, लेकिन मान लीजिए कि वो कंटिन्यू करते हैं, कोई नया डिप्टी सीएम वहाँ बनता है, उसके इक्वेशंस क्या रहते हैं, क्या वो जो नया लीडरशिप आएगी वो फैसला क्या करती है कि पार्टी को मर्ज होना है बीजेपी के साथ या शरद पवार के साथ, या अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना के रखनी है। इन तीनों ही स्थितियों में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसी की राजनीति में पड़ने जा रहा है वो एकनाथ शिंदे होंगे, और इसलिए उनकी भाव भंगिमा भी दिखाई दे रही कि उनका चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। तो अभी अगले कुछ दिनों में हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो सिविक इलेक्शंस हुए हैं जिसमें कि रीसेट बटन दब गया, स्ट्राइक रेट 90% स्ट्राइक रेट वाली बीजेपी के पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है बीएमसी में जी। तो इसका इम्पैक्ट आगे हमको देखेंगे कि ये कैसे किस तरफ जाती है राजनीति वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इम्पैक्ट की बात। और सियासत में इस वैक्यूम के बाद क्या कुछ होने जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, उसका कितना असर दिल्ली पर पड़ेगा, ये सब चर्चा ज़रूरी है। शकील जी, कैसे आप देखते हैं, कितना असर पड़ते हुए देखते हैं आप अजित पवार के नहीं रहने से उनकी पार्टी पर, उनका और उनकी पार्टी यानी ओरिजिनल एनसीपी प्लस एनसीपी शरद पवार दोनों के बीच कोई किसी ढंग के गठबंधन, पहले गठबंधन की बात हो रही थी, अब क्या उसको और आगे बढ़ते हुए देखते हैं आप? महाराष्ट्र में जो विधानसभा है उसमें 132 सीटें हैं बीजेपी के पास और 57 सीटें जहाँ तक मुझे ध्यान है शिंदे के पास है और 41 इनके पास है। तो 12 सीटें उनको चाहिए बीजेपी को अपनी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, और इसके पास ऑलरेडी इनके पास है। शिंदे जब तक नहीं निकलते हैं तब तक बहुत मुश्किल होगी, वहाँ सरकार गिरने वाली बात तो नज़र नहीं आती है। लेकिन फिर भी एनसीपी दोनों और कहाँ दिखाई देते हैं? शरद पवार ने अभी मीडिया बाइट ही नहीं बल्कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके और जारी किया है, और उन्होंने साफ साफ बताया कि ये हादसा है, इसको मीडिया में जिस ढंग से बताया जा रहा है उधर ध्यान न दें। उन्होंने आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया। लेकिन शरद पवार ने अभी शोक संतप्त, वो भी चाचा जी हैं इनके, राजनीतिक गुरु हैं, और ये बयान देने का मतलब क्या है ज़रा बताइए, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो। यही सबसे बड़ी बात है राजीव जी कि ये सब क्यों बोल रहे हैं वो। इसके बदले इन विषयों पे, इन मुद्दों पे, इन पॉइंट्स पे अगर वो ना बोलते तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसकी जांच होना चाहिए। शरद पवार जो गेम खेल रहे हैं वो वाकई ये समझने लगे हैं कि जो मीडिया उनको कहता है कि बहुत बड़े चाणक्य हैं, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, तो सोच रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव पे वो एक गेम खेल सकते हैं। उनका भतीजा, उनका शिष्य, उनके परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य नहीं रहा
और वो बार बार कह रहे हैं कि हादसा नहीं, हादसा है ये और कोई साजिश नहीं है इसमें। या आप स्थापना क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए शरद पवार जो है अब सबसे बड़े प्लेयर होके उभरने की तैयारी कर रहे हैं। अजीत पवार उनसे ज्यादा स्मार्ट निकले थे। जब अजीत पवार उनको छोड़ के गए थे तो ये सारी बातें कही गई थी कि शरद पवार ने भेजा है या शरद पवार मजबूत रहेंगे, अजीत पवार कुछ नहीं रहेंगे। मगर युवा थे अजीत पवार, ऐसी पार्टी के साथ गए थे जिसके पास सत्ता थी केंद्र में और राज्य में दोनों जगह। तो शरद पवार कुछ कर नहीं पाए और अंततः उनको अपने भतीजे से हाथ मिलाना पड़ा। अब राजनीति जो है वहां पे एक नया मोड़ लेगी निश्चित ही रूप से। शरद पवार पे ही सबसे ज्यादा निगाहें रखना पड़ेंगी कि उनका रुख क्या होता है, क्योंकि शरद पवार की विश्वसनीयता कभी नहीं रही। जिस तरह उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, और सबको मालूम है, बता देते हैं फिर भी, कि सोनिया गांधी के खिलाफ बहुत ही अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए छोड़ी थी इन्होंने, तारिक अनवर ने और सगबा ने। ममता बनर्जी के बारे में भी कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने छोड़ी थी, मगर ममता बनर्जी सोनिया गांधी को बता के गई नहीं। उनका झगड़ा सोनिया गांधी से नहीं था, इन तीनों ने तो सोनिया गांधी के विरोध में छोड़ी थी। तो शरद पवार जो है एक ऐसे समुदाय से आते हैं, मराठा है वो, उनका राजनीति में बड़ा असर रहा है और महाराष्ट्र में उसी समुदाय के लोग मुख्यमंत्री ज्यादा बने हैं। लेकिन शरद पवार जो है अब जिस तरह का गेम खेल रहे हैं वो हमें लगता है कि उनकी छवि को वो कमजोरी करेगा। अब उनकी छवि जो है वापस उस तरह की बनने वाली नहीं है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति को अपने तरीके से चला सकें। और अजीत पवार के बारे में देखिए, आदमी जब नहीं रहता तो कहा जाता है कि बोलना नहीं चाहिए, मगर ये राजनीति है और राजनीति में हर तरह के विश्लेषण होते हैं। खुद शरद पवार पे उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। अजीत पवार ने कहा था कि इतनी उम्र हो गई, रिटायर क्यों नहीं होते हो, ये शब्द थे उनके जी। जिन चाचा ने उनको सब कुछ सिखाया। तो ये सब सत्ता की राजनीति है। और इसमें जो एक बात अभी आई, अच्छी बात आई चर्चा में हमारे, कि छवि बहुत खराब हो गई है, ये सच है। मगर यहाँ पे छवि खराब होने के साथ में सारे नेताओं के बारे में बात करी जा रही थी कि नेताओं की छवि खराब हो गई है। ये छवि खराब करी किसने?